दो देवरानी के लंबे बाल। कालिंदी और रागिनी बीच आंगन में एक पेड़ से बंधी हुई थी। वहीं सामने तीन जेठानियां जबरदस्ती उसके बालों को हाथ में लेकर काटने की कोशिश कर रही थी और सास के हाथ में मशाल थी। बहुत घमंड है ना इन दोनों काली देवरानियों को अपने लंबे लंबे बालों पर आज तो हम इन्हें काट कर ही रहेंगे। क्यों मयूरी पायल? आज तो इन दोनों महारानियों के बाल गए। अरे तुम दोनों जल्दी करो वरना मैं इसको जला दूंगी। ऐसे इन्हें जला दो या इनके बालों को। आपकी इच्छा माँ जी, कुछ भी करिए। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए हमें। आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे तुम दोनों ने मेरे बेटे से ही मुझे सुनवाया, इसलिए बदला तो लूंगी। आखिर बेचारी कालिंदी और रागिनी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों उसकी सास और जेठानी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां बचपन से ही दोनों बहनों के बहुत लंबे काले घने बाल थे। आसपास के लोग उनके बाल देखकर काफी हैरान रहते थे। अरे देखो देखो, 10-12 साल की बच्ची है और बाल अभी से ही नागिन जैसे हैं। हाँ, इतने बाल तो माँ के भी नहीं हैं, लेकिन काफी अच्छे बाल हैं। काश मेरी बेटी के भी ऐसे बाल हो जाएं। वक्त गुजरता है, दोनों बच्चियां अब शादी लायक बड़ी हो गई थी। एक दिन दोनों कुएं पर पानी भरने जा रही थीं, तब भी आसपास के लोग उनके लंबे बालों को देखकर बातें बना रहे थे। जब वो कुएं में बाल्टी डालती है तो देखती है कि दो बकरियां वहां मैं करते हुए डूब रही हैं। हे भगवान रागिनी, यहाँ पर तो दो छोटी छोटी बकरियां हैं जो कुएं में डूब रही हैं। हमें उन्हें जल्दी से बचाना होगा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम बचाएंगे कैसे? अरे ये लंबी रस्सी और बाल्टी है ना। दोनों बहन उन बकरी को निकालने के लिए आवाज लगाती हैं। अरे प्यारी बकरी, जरा इस बाल्टी में बैठ जाओ, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। हाँ आ जाओ प्यारी प्यारी बकरियां, आ जाओ आ जाओ। दोनों बहनें कुएं में रस्सी और बाल्टी के सहारे से बकरियों को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तूफान आने से और कमजोर रस्सी होने के कारण बाल्टी कुएं में ही गिर जाती है। हे भगवान दीदी, बाल्टी की रस्सी टूट गई है। हम दोनों अपने बालों से उन बकरियों को बचा सकते हैं। ये बोलते ही कालिंदी रागिनी दोनों उन बकरियों को बचा लेती हैं, जिससे आसपास के लोग ये देखकर दोनों बहनों की बहुत तारीफ करते हैं। उससे उन दोनों बहनों के माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन दोनों बहनों का रंग काला भी था, जिस वजह से लोग अक्सर उनके काले रंग की निंदा किया करते थे, मजाक उड़ाते थे। फिर जल्द ही उनके माँ बाप ने उनकी गीता देवी के दोनों बेटे रवि और प्रेम से शादी कर दी। दोनों बेटे अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी के रंग से कोई बैर नहीं था। घर में प्रवेश करते ही तीनों गोरी जेठानियां ऋचा, मयूरी, पायल उसके लंबे बाल देखकर कहती हैं, माँ जी, आप हमारे देवर जी के लिए कैसी बहू लेकर आई हैं, डायन जैसी। जरा देखिए तो इनके बाल कितने लंबे लंबे हैं। हाँ, ऐसे तो डायन के बाल होते हैं। हाँ जेठानी जी, ठीक कहा आपने। और देखिए ये है अभी तो इतनी काली सी। अब क्या कर सकते हैं, मैं तो और भी रिश्ते देख रही थी, पर मेरे मूर्ख बेटों को इनकी सादगी पसंद आ गई। बोले कि रंग में क्या रखा है। हाँ तो माँ, हमने इसमें क्या गलत कहा है? स्वभाव से दोनों बहुत अच्छी हैं, है ना भैया? हाँ बिल्कुल। वैसे आप तीनों भाभियों से हम दोनों भाइयों को बहुत शिकायत है। आपने भैया को फोर्स नहीं किया ना हम दोनों की शादी में आने के लिए, जो तीनों शहर में नौकरी कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, तुम्हारे भैया को घर बार भी तो देखना है, तो करना ही पड़ेगा। बहुत बातें हो गई, अब जाकर आराम कर लो सब। गीता देवी की ये सुनते ही सब अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। तीनों जेठानियां दोनों देवरानियों के लंबे बालों से बहुत चढ़ती हैं, इसलिए खुद अपने गोरी होने का घमंड दिखाती हैं और काली होने के कारण बेझिझक उनकी बेइज्जती करती हैं। तभी दोनों देवरानियां उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। जेठानी जी ये लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। हाँ, ज्यादा देर नहीं लगा दी एक चाय लाने में। वो जेठानी जी पकौड़े बन रहे थे, ये सोचा साथ में ले आऊं। तभी चाय पीकर तीनों जेठानी और सास चाय पीकर उगलते हुए कहती हैं, आए हाय, ये चाय बनाई है या अपनी तरह काली शरबत। मुझे तो लगता है माँ जी सारी चाय की पत्ती इस चाय में डाल दी, हम भी काले हो जाएं इस चाय को पीकर। और पकौड़े तो इतने बकवास है कि दोबारा खाने को जी नहीं कर रहा। जाकर दोबारा अच्छे से बनाओ, और पनीर वाले, और चाय हमारी तरह गोरी गोरी दूध जैसी बनाना। लगता है बचपन से ऐसी काली चाय पीकर बड़ी हुई हैं। नहीं जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोबारा बना कर लाते हैं।
तभी दोनों दोबारा से रसोई में चाय नाश्ता बनाकर लाती हैं, जिसे वो पी लेते हैं। दिन गुजरते हैं। दोनों बहनों की लंबी चोटी से कभी सास को लगती तो कभी जिठानियों को, और कभी कभी तो घर का आधा सामान लंबी चोटी से गिरा देती थी, जिसके पीछे सास उन दोनों को सुना देती थी। एक शाम को रागिनी सब्जी काट रही थी। वो जैसे ही मुड़ती है तो उसकी लंबी चोटी मयूरी के आंखों में लग जाती है। अरे मोरी मैया, मेरी तो आंख फोड़ दी इस काली देवरानी ने। नागिन जैसे लंबे बाल हैं, देख कर नहीं चल सकती क्या? माफ कीजिए जेठानी जी, गलती से हो गया। रागिनी की बात सुनकर मयूरी उसे धक्का दे देती है। तभी रवि आकर अपनी पत्नी को संभाल लेता है। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? रागिनी को लग जाती तो? और जो तुम्हारी काली बीवी ने मेरी आंख में अपनी मोटी सी चोटी मार दी, उसका क्या? अपनी पत्नी को संभाल कर रखो, टकली करवा दो उसे। इससे भी पहले दोनों बहनों के बाल कुछ न कुछ तोड़ देते हैं, तो आधा सामान गिरा देते हैं। और दीदी को भी लगी थी। मुझे समझ नहीं आता भाभी, आप सब रागिनी और कालिंदी भाभी को काला कहकर क्यों संबोधित करते हैं? काला होना कोई गुनाह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आगे से ऐसा दोबारा मत करना आप। और लंबी चोटी है, बहुत अच्छी बात है। आपकी तरह आधे आधे बाल तो नहीं है ना उसके। चलो रागिनी। तभी रवि रागिनी को लेकर चला जाता है। ये सब होता हुआ दोनों देवरानी और सास भी देख लेते हैं और कहते हैं, देखा माँ जी आपने, लगता है दोनों काली देवरानियों ने आते ही आपके दोनों बेटों पर काला जादू कर दिया है। इनकी वजह से वो हम तीनों पर चिल्लाते हैं और आपके बिना मर्जी के इनको पसंद कर लेते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो पायल बहू, अब कुछ करना ही होगा इन दोनों देवरानियों का। लंबे बालों की वजह से बहुत बनती हैं। हाँ माँ जी, और इनकी वजह से पड़ोसी हम तीनों जेठानियों को परकटी भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ इनके लंबे बाल हैं, हमारे कम हैं। समय आ गया है कि उन दोनों के लंबे बालों को काट दिया जाए। पर कैसे माँ जी? तभी गीता देवी अपनी तीनों बड़ी बहू के कान में अपनी साजिश को सुनाती है। अगले दिन तीनों सास बहू उन दोनों को जबरदस्ती हाथ पकड़कर पेड़ से बांध देती हैं और कैंची लेकर जिठानी कहती है, अब हम तीनों जेठानियां तुम दोनों देवरानियों के बाल काट देंगे। बहुत बनती हो ना। बहुत घमंड है ना इन दोनों काली देवरानियों को अपने लंबे लंबे बालों पर। आज तो हम इन्हें काट कर ही रहेंगे, क्यों मयूरी पायल? आज तो इन दोनों महारानियों के बाल गए। अरे तुम दोनों जल्दी करो, वरना मैं इसको जला दूंगी। ऐसे इन्हें जला दूं या इनके बालों को? माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम दोनों बहनों से कोई गलती हुई है क्या? हाँ जेठानी जी, माँ जी छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। हमें अपने बाल बहुत प्यारे हैं। पर मुझे तो नफरत होती है, क्योंकि तुमने मेरे बेटे मुझसे छीन लिए। काट दो बहू इनके बाल। तीनों जिठानियां दोनों देवरानियों के बाल काटने जाते हैं। इतने में उन दोनों के पति आकर अपनी भाभी के हाथ से कैंची को फेंक देते हैं और माँ के हाथ से मशाल फेंक देते हैं। तभी दोनों पत्नी अपने पति के गले लग जाती हैं। अच्छा हुआ रवि जी, आप बचाने आ गए। माँ, यकीन नहीं हो रहा कि आप भी भाभीियों के साथ शामिल हैं। माँ, आपको तो शर्म नहीं आती? मेरी पत्नी के बाल काटने के साथ आप उन्हें जलाना भी चाहती हैं। इतनी ही नफरत थी तो आप बता देती, हम दोनों बेटे चले जाते इस घर को छोड़कर। पर उससे पहले आप चारों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी होगी, जीते जी हमारी पत्नियों को मारने के लिए। ये सुनकर चारों औरतें गिड़गिड़ाने लगती हैं। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत कीजिए, हम माफी मांगते हैं, हमने बहुत बुरा किया। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं बहू के कहने में आ गई थी। दरअसल दोनों बहू बहुत अच्छी हैं। बहू, मुझे माफ कर दो। रहने दीजिए ना, अपनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए प्रेम जी। देख लिया माँ और भाभी, आप चारों ने इतना कुछ किया, लेकिन दोनों को आपकी कितनी फिक्र है। हाँ देवर जी, हम चारों को अपनी गलती का पछतावा है। इस तरह चारों दोनों देवरानियों से माफी मांग लेती हैं, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। उषा अपनी पांचों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। आओ आओ, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। उषा की पांचों बहू घूंघट के साथ घर के अंदर आ जाती हैं। अरे कब से तुमने इतना लंबा घूंघट किया हुआ है? अरे अब इसे ऊपर भी कर लो, क्यों गर्मी में मर रही हो? हमारे घर में ये घूंघट वाला कोई रिवाज नहीं है। उषा के इतना कहते ही दो अमीर वाली बहू अपना घूंघट ऊपर करती हैं और कहती हैं, अच्छा हुआ माँ जी जो आपने हमें घूंघट हटाने के लिए बोल दिया, वरना हम तो इस घूंघट के साथ इसी तरह गर्मी में मरते रहते। गर्मी से मेरा दम घुट रहा है। अब तो बस एक कमरा और एक बेड मिल जाए तो मैं आराम से थोड़ी देर आराम कर लूं। माँ जी, हमें हमारे कमरे में छोड़ दीजिए ताकि हम थोड़ी देर आराम से फ्रेश हो जाएं। वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारी शादी की कुछ रस्में बाकी हैं। अरे तो बाद में पूरी करवा लेना, हम कौन सा इस घर से भागे जा रही हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बाथरूम कहाँ है?
जाओ वैशाली, अपनी दोनों भाभियों को फ्रेश होने के लिए बाथरूम तक ले जा। आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को बाथरूम दिखा देती हूँ। वैशाली ऐसा कहकर अपने दोनों अमीर भाभियों को अपने साथ ले जाती है। वहीं उषा की 3 गरीब बहू वहीं खड़ी रह जाती हैं। अरे तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर आ जाओ। उन दोनों का तो कुछ पता नहीं कि कब आएंगी। एक काम करती हूँ, तुम्हारी रस्में पूरी करवा देती हूँ। उषा अपनी अमीर और गरीब बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करती, जिसके चलते उसकी तीनों गरीब बहू बहुत शांत स्वभाव की थी, तो वहीं अमीर बहू हर एक चीज में नुक्स निकाला करती थी। इधर उषा अपनी 3 गरीब बहुओं की रस्में पूरी करवा रही होती है, तो उधर ही दोनों अमीर बहू अपनी नंद को बाथरूम देकर उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। What is this? अरे क्या है ये सब, क्या है? हमें पूरे घर के साथ इस बाथरूम को इस्तेमाल करना होगा। अरे सबके कमरे में अपने अलग बाथरूम होने चाहिए थे। भाभी जी, हमारे पास तो यही एक बाथरूम है और आप पांचों को मिलकर इसे इस्तेमाल करना होगा। What rubbish! मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों हमारे माता पिता ने इन बेचारों के घर में हमारी शादी कर दी। इससे अच्छा होता कि हमारी शादी होती ही नहीं। पता नहीं क्या देखा इस घर के अंदर। तभी वहां उषा अपनी तीनों गरीब बहुओं को भी ले आती है। जाओ बहू, यही तुम्हारा इकलौता बाथरूम है, इसको तुम पांचों को मिलकर शेयर करना है। इतना कहकर वहां से उषा चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही बाथरूम के पीछे महायुद्ध शुरू होने की संभावना होने लगती है। समझ ही नहीं आ रहा, एक बाथरूम हम पांचों को, वो भी पूरे परिवार के साथ इस्तेमाल करना होगा। ये कहाँ की नाइंसाफी है। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। देखो, मैं अक्षरा के साथ तो इस बाथरूम को शेयर कर सकती हूँ, लेकिन इन तीनों गरीबों के साथ बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम जैसे अमीरों के लिए बाथरूम बनाए, ना कि इन फटीचर गरीब लोगों के लिए। ये क्या बात हुई? अगर तुम अमीर हो तो क्या हम इस टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे? जितना हक तुम्हारा है इस बाथरूम पर, उतना ही हमारा भी है, इसलिए हम पांचों इसे मिलकर इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, इस बाथरूम में हम दोनों अमीर ही जाएंगे। तुम जैसे गरीब इस बाथरूम को हमारे लायक नहीं छोड़ोगे। कितनी वाहियात बात कही है तुमने। अरे इसमें अमीरी और गरीबी कहाँ से आ गई? और अगर मैं पहले चली भी जाऊंगी तो क्या चला जाएगा? देखो, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। मैं तो अंदर जा रही हूँ। अरे मैं अंदर जाऊंगी और मेरे रहते तुम अंदर पहले मुझसे नहीं जा सकती। आई बात समझ, या और अच्छे से समझाऊं? देखते ही देखते दोनों अमीर बहुओं में बहस होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद जिसका फायदा वहां खड़ी रजनी उठा लेती है और वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। और दरवाजा बंद होते ही अक्षरा और शनाया देखती रह जाती है। ये क्या हरकत हो रही है यहाँ? अब क्या हमें इस तरह एक चीज का बंटवारा करके या उसे शेयर करके इस्तेमाल करना होगा? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पहले बाथरूम के अंदर जाने की? ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अभी इन तीनों की खैर नहीं। अभी मैं माँ जी को बुलाती हूँ और इन तीनों को यहाँ से रफा दफा करती हूँ। शनाया जोर जोर से चिल्लाकर उषा को आवाज लगाने लगती है। माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ चली गई आप? अरे जरा इधर आओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पांचों बहू मिलकर एक ही बाथरूम का इस्तेमाल करें? तभी वहां उषा आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? अब आप ही बताओ माँ जी, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? क्या हम पांचों को इस एक बाथरूम को इस्तेमाल करना होगा? देखो बहू, बाथरूम तो घर में एक ही है और अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, तो तुम पांचों को मिलकर यही बाथरूम इस्तेमाल करना होगा। अरे माँ जी, हमें पहले ही बता दिया होता। इस ससुराल में आने से पहले हम अपने कमरों में एक एक बाथरूम तो बनवा ही लेते। उषा की दोनों बहू उसे ताने देने लगती हैं, तो वहीं रजनी बाथरूम में बाथ टब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, भैंस को चारा खिलाने वाला यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? हे भगवान, कैसे लोग हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि भैंस को चारा खिलाने वाला टॉयलेट में नहीं बल्कि तबेले में ही अच्छा लगता है। यहाँ तो बाल्टी और मग्गा भी नहीं है। रजनी को कुछ समझ नहीं आता। वो बाथ टब से पानी निकाल कर किसी तरह नहा लेती है, जिसके बाद वो तैयार होकर बाहर आ जाती है और आते ही अपनी दोनों गरीब बहनों को बताती है। अरे अंदर नहाने का कोई जुगाड़ नहीं है, ना बाल्टी है ना मग है, ऊपर से भैंस चराने का बड़ा सा टब जैसा अंदर ही रखा है। बताओ, अगर हम उसमें नहाने लगे तो हमारी बेचारी भैंसों का क्या होगा? ना जी ना, मैं तो ऐसे नहीं रहूंगी। मुझे तो एक बाल्टी और एक मग चाहिए नहाने के लिए। दोनों की ये बातें सुनते ही शनाया और अक्षरा दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तुम जैसे गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। अरे बाथ टब को भी तुम भैंसों का टब बता रही हो? ये बाथ टब क्या होता है? तुम जैसे गरीबों के नहाने की चीज नहीं है, हम जैसे अमीरों के शौक है, इसलिए तुम्हारा जानने का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता।
इतना कहने के बाद अक्षरा नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है, जहां वो अच्छे से बाथरूम का इस्तेमाल करती है, टब में बैठती है और अच्छे से नहा धोकर बाहर आ जाती है। उसके जाने के बाद शनाया जाती है और वो भी अच्छे से नहाकर बाहर आ जाती है। लेकिन जब वंदना बाल्टी और मग को लेकर अंदर जाती है, वो भी बाथ टब को देखकर हैरान रह जाती है और अपनी बाल्टी और मग का इस्तेमाल करके नहा लेती है। आखिरी में जब रीना बाथरूम के अंदर जाती है, वो बाथ टब को देखकर बहुत खुश होती है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, माना भैंस को चराने वाला भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर नहाने में कितना मजा आएगा। रीना बाथ टब में घुसकर नहाने लगती है और नहाते हुए गाना गाने लगती है। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। रीना उसके अंदर घुसकर अच्छे से नहाती है, लेकिन इसी की वजह से पूरा बाथ टब गंदा हो जाता है, जिसे देखकर शनाया और अक्षरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी तीनों जिठानियों को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अरे ये सब क्या है? तुम्हें बाथरूम का इस्तेमाल करना नहीं आता? पता नहीं कैसी बुद्धि है तुम लोगों की, गंवार हो गंवार। अरे इतना तो अनपढ़ लोगों को भी पता होता है, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो? हम तीनों बहनें गरीब हैं, इसलिए हमें इन सब चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता। तुम दोनों अमीर हो तो हमें इसके बारे में सिखा भी सकती हो, लेकिन तुम दोनों तो हमेशा अपनी अमीरी के घमंड में ही रहती हो। तभी वहां उनकी ये सारी बातें उषा सुन लेती है और अपनी दोनों अमीर बहुओं से कहती है, तुम दोनों अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि गरीब को नीचा दिखाओगे। ये सब मैं आज आखिरी बार सुन रही हूँ। अगर आइंदा दोबारा तुम दोनों ने अपनी जेठानियों का अपमान किया तो मैं तुम्हें फौरन तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हारे घर भिजवा दूंगी, और दोबारा मुझे बाथरूम पर कोई लड़ाई नहीं चाहिए। उषा की बात सुनकर उसकी पांचों बहू सिट पिटा जाती हैं, जिसके बाद अमीर बहू अपनी तीनों जिठानियों को बाथरूम इस्तेमाल करना सिखाती है। इसी के चलते वो पांचों एक साथ धीरे धीरे घुल मिल जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।